हेलो। आज हम बात कर रहे हैं अरावली हिल्स की। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, ये शायद सिर्फ दूर से दिखने वाले कुछ पहाड़ हैं, बट इन रियलिटी दे आर अ लाइफलाइन। बिल्कुल। ये दुनिया के सबसे पुराने माउंटेन रेंजेस में से एक है, जो लाखों सालों से हमारे एनवायरनमेंट को बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन आज ये एक बहुत बड़े क्राइसिस के मोड़ पर खड़े हैं। चलिए इसको आराम से समझते हैं। हाँ, और ये क्राइसिस पिछले महीने 20 नवंबर को और भी गहरा हो गया। तब सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की एक नई लीगल डेफिनेशन को एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा। इस एक डिसीजन ने डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच की जो पुरानी बहस है उसको फिर से आग दे दी है, और इसके जो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो काफी सीरियस हो सकते हैं, स्पेशली फॉर सिटीज लाइक दिल्ली, गुड़गांव और जयपुर। ओके, तो इस नए जजमेंट और उसके इम्पैक्ट पर आने से पहले थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर करते हैं। ये अरावली रेंज है क्या, और नॉर्थ इंडिया के लिए इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, अरावली रेंज हिमालय से भी लाखों साल पुरानी है। ये तब बनी थी जब आज का इंडियन सबकॉन्टिनेंट यूरेशियन प्लेट से टकराया था। उस टक्कर से ना जमीन ऊपर उड़ गई, बिल्कुल एक कारपेट की तरह जिसमें सिलवट पड़ जाती है। राइट। ये करीब 700 किलोमीटर लंबी रेंज है, जो दिल्ली के रायसीना हिल्स, जहां राष्ट्रपति भवन है, वहां से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान से होते हुए गुजरात तक जाती है। राइट। और दिल्ली एनसीआर जैसे इतने बड़े अर्बन एरिया के लिए इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? मतलब हम शहरों में रहने वालों के लिए ये पहाड़ियाँ क्या मैटर करती हैं? देखिए, इसके 3 सबसे बड़े इकोलॉजिकल रोल्स हैं। ओके। सबसे पहला, ये एक नेचुरल क्लाइमेट बैरियर है। ये थार डेजर्ट से आने वाली गर्म और धूल भरी हवाओं को रोकती है। अच्छा। अगर ये पहाड़ियां ना हो तो डेजर्टिफिकेशन का रिस्क, यानी रेगिस्तान का आगे बढ़ना, सीधे गैंजेटेड प्लेन्स तक आ जाएगा। राइट। बेसिकली ये एक नेचुरल शील्ड है जो हमें बचा रही है। तो ये एक किस्म की दीवार है जो रेगिस्तान को हम तक आने से रोकती है। इंटरेस्टिंग। हाँ। और दूसरा रोल? दूसरा और शायद सबसे क्रिटिकल रोल है वाटर सिक्योरिटी। अरावली रेंज पूरे रीजन के लिए एक वाइटल ग्राउंड वाटर रिचार्ज जोन है। इसकी टूटी फूटी पोरस चट्टानें एक जायंट स्पंज की तरह काम करती हैं। जब भी बारिश होती है, ये पानी को सोख लेती हैं, जो धीरे धीरे नीचे जाकर हमारे ग्राउंड वाटर और वाटर टेबल को रिचार्ज करता है। गॉट इट। स्पंज वाला एनालॉजी काफी पावरफुल है। और तीसरा पॉइंट? तीसरा है बायोडाइवर्सिटी। ये पूरी रेंज एक वाइटल वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है। ये सरस का टाइगर रिजर्व जैसे बड़े हैबिटेट्स को दिल्ली के रिज फॉरेस्ट तक जोड़ता है। ओके। इस कॉरिडोर के जरिए लेपर्ड्स, हाइनास और कई तरह के जानवर मूव कर पाते हैं। तो यहाँ सिर्फ पहाड़ नहीं है, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है जिसमें फॉरेस्ट कवर, वाइल्ड लाइफ और हजारों तरह की स्पीशीज रहती हैं। तो ये साफ है कि ये रेंज कितनी जरूरी है, हवा, पानी और वाइल्ड लाइफ तीनों के लिए। फिर क्राइसिस की वजह क्या है? इतनी इंपॉर्टेंट चीज को हमने इस हालत में पहुंचाया कैसे? व्हाट वेंट रॉन्ग? प्रॉब्लम 2 लेवल्स पर है। एक है फिजिकल डिस्ट्रक्शन, जो सालों से चला आ रहा है, और दूसरा है एक लीगल चेंज जिसने इस डिस्ट्रक्शन का रास्ता अब और आसान कर दिया है। पहले फिजिकल डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं। दशकों से यहां पर माइनिंग, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1975 से लेकर अब तक अरावली की 8% पहाड़ियां पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। 8%? ये सुनने में ही एक बहुत बड़ा नंबर लगता है। मतलब पूरी की पूरी पहाड़ियां फ्लैट कर दी गई। बिल्कुल। राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में ऐसी कई जगहें हैं जहां पर पहाड़ियां हुआ करती थीं और अब वहां सिर्फ गड्ढे हैं। ये ज्यादातर इल्लीगल माइनिंग की वजह से हुआ है। राइट। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में ही अरावली में माइनिंग पर बैन लगा दिया था, लेकिन उसके बावजूद ये चलता रहा। इससे साफ पता चलता है कि रेगुलेशन और इन्फोर्समेंट में कितनी कमियां हैं। हाँ। एनसीआर में कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, पत्थर, बजरी, सैंड, इनकी इतनी ज्यादा डिमांड है कि ये इल्लीगल माइनिंग का सबसे बड़ा ड्राइवर बन गया है। लेकिन ये सिर्फ माइनिंग तक तो लिमिटेड नहीं होगा, राइट? शहरों का कचरा, पोल्यूशन, उसका भी तो इम्पैक्ट होता होगा। एब्सोल्युटली। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है गुरुग्राम का बंडवारी लैंडफिल। ये लैंडफिल अरावली के आंचल में ही बना हुआ है। अच्छा। वहां रोजाना लगभग 1600 टन अनसेग्रीगेटेड वेस्ट, बिना अलग किया हुआ कचरा डंप किया जाता है। इस कचरे के पहाड़ से एक जहरीला पानी निकलता है जिसे लीचेट कहते हैं। ये पानी रिस कर मंगरबनी के फॉरेस्ट और आसपास के ग्राउंड वाटर को पॉइजन कर रहा है। मंगरबनी, ये वही जगह है ना जिससे लोकल कम्युनिटीज सेक्रेड मानती है? हाँ, वही।
मंगरबनी को वहां के लोग सदियों से एक पवित्र जंगल मानते आए हैं और उसकी रक्षा करते हैं, और अब उसके अस्तित्व पर भी खतरा है। हालात इतने खराब हैं कि लैंडफिल के आसपास के गांव में ग्राउंड वाटर इतना पल्यूट हो चुका है कि लोग उसे पी नहीं सकते। उन्हें पीने के पानी के लिए हर महीने 2000 से 3000 रुपए खर्च करके टैंकर्स मंगवाने पड़ते हैं। जरा सोचिए, एक परिवार जो शायद महीने का 15,000 कमाता हो, उससे सिर्फ पीने के साफ पानी के लिए 3,000 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। ये उनके बजट का 20% है। ये सिर्फ एक एनवायरमेंटल क्राइसिस नहीं है, ये एक ह्यूमन और इकोनॉमिक क्राइसिस भी है। एग्जैक्टली। तो ये तो हुई जमीनी सतह पर तबाही जो दशकों से चल रही है। लेकिन आपने शुरू में कहा था कि हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसने इस संकट को और भी गहरा कर दिया है। वो लीगल चेंज क्या था? वो है 20 नवंबर 2025 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। कोर्ट ने हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से प्रपोज की गई अरावली की एक नई लीगल डेफिनेशन को एक्सेप्ट कर लिया। ओके। इस नई डेफिनेशन के मुताबिक अब से सिर्फ वही पहाड़ियां अरावली मानी जाएंगी जिनकी ऊंचाई आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे ज्यादा है। 1 मिनट, मैं ये सही समझ रही हूँ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पहाड़ी 99 मीटर की है तो उसे अब कानूनी तौर पर अरावली का हिस्सा ही नहीं माना जाएगा, उस पर कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। करेक्ट। और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। इस हाइट बेस्ड डेफिनेशन की वजह से अरावली रेंज का 90% से ज्यादा हिस्सा, जिसमें छोटी पहाड़ियां, स्क्रब फॉरेस्ट्स और रॉकी जमीन शामिल है, वो अब लीगल प्रोटेक्शन से बाहर हो गया है। अब वो जमीन माइनिंग और कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए पूरी तरह से वल्नरेबल है। 90%? ये तो लगभग पूरी माउंटेन रेंज ही हो गई। इसका मतलब तो ये है कि जिसे हम अरावली कहते हैं, लीगल तौर पर उसका वजूद ही खत्म हो जाएगा। ये लॉजिक ही अजीब है। एक इकोसिस्टम की हेल्थ को एक आर्बिट्ररी नंबर से कैसे डिफाइन किया जा सकता है? बिल्कुल। अगर हम इसको बिगर पिक्चर से कनेक्ट करें तो इकोसिस्टम को आप मीटर में नहीं नाप सकते। नेचर ऐसे काम नहीं करता। राइट। एक 50 मीटर की पहाड़ी भी उतना ही इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल रोल प्ले कर सकती है जितना एक 150 मीटर की। शायद वही छोटी पहाड़ी उस एरिया के लिए सबसे बड़ा ग्राउंड वाटर रिचार्ज जोन हो, या वही किसी वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का हिस्सा हो। इस डेफिनेशन ने पूरे इकोसिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी को इग्नोर कर दिया है। सो इसका फ्यूचर के लिए क्या मतलब है? इसके ऑन ग्राउंड रिस्क्स क्या है? इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस बहुत गंभीर हैं। सबसे पहला रिस्क है डिजर्टिफिकेशन और पोल्यूशन का। ये जो छोटी पहाड़ियां हैं 20 से 50 मीटर ऊंची, जिनको अब प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, वो असल में थार डेजर्ट से आने वाली डस्ट के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस थी। उनके हटने से दिल्ली एनसीआर तक सीधे डस्ट कॉरिडोर्स खुल जाएंगे। सॉरी, जस्ट वांटेड टू एंड दिस। इसका मतलब जो एयर क्वालिटी क्राइसिस हम हर साल सर्दियों में झेलते हैं वो और भी बुरा हो सकता है। हाँ बिल्कुल। एयर पोल्यूशन, खासकर PM10 यानी हवा में मौजूद 10 माइक्रोन से छोटे धूल के कण, और बढ़ेगा। ये वही पार्टिकल्स हैं जो हमारे लंग्स में डीप जाकर सबसे ज्यादा डैमेज करते हैं। हम बेसिकली अपने नेचुरल एयर प्यूरिफायर को खुद ही तोड़ रहे हैं। और पानी का क्या? आपने ग्राउंड वाटर क्राइसिस की बात की थी। ये दूसरा सबसे बड़ा रिस्क है। ये छोटी पहाड़ियां ही ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए सबसे जरूरी हैं। हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद और रेवाड़ी जैसे जिलों में वाटर टेबल पहले ही 1500 फीट तक नीचे जा चुका है। ये डार्क जोन्स बन चुके हैं। राइट। इस नई पॉलिसी के बाद जब इन छोटी पहाड़ियों पर भी माइनिंग शुरू होगी तो ये सिचुएशन एक बड़े वाटर क्राइसिस को ट्रिगर कर सकती है। ये वाटर सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा ब्लो है। और वाइल्ड लाइफ, उस पर क्या इम्पैक्ट होगा? ये पूरे इकोसिस्टम को फ्रैगमेंट कर देगा। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स जो सरिस्का से दिल्ली तक जानवरों को मूवमेंट के लिए एक सेफ रास्ता देते हैं, वो टूट जाएंगे। अच्छा। जब बीच में माइनिंग या कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा तो जानवर कहाँ जाएंगे? इसका असर हम पहले ही देख रहे हैं। गुरुग्राम के पास जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, वहां माइग्रेटरी बर्ड्स का पॉपुलेशन लगातार कम हो रहा है। ये साफ दिखाता है कि वेटलैंड इकोसिस्टम पर कितना स्ट्रेस है। हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन और क्लाइमेट चेंज का ये डायरेक्ट इम्पैक्ट है। ये सब सुनकर एक ही सवाल मन में आता है कि गवर्नमेंट का इस पर क्या स्टैंड है? वो इस रीडेफिनेशन को जस्टिफाई कैसे कर रही है? आखिर इसके पीछे उनका क्या तर्क है? गवर्नमेंट का तर्क है कि इससे सस्टेनेबल माइनिंग को रेगुलेट किया जा सकेगा। उनका कहना है कि अरावली में कुछ क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं जो देश की एनर्जी ट्रांजिशन और नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी हैं। राइट। इसलिए उनके मुताबिक हर तरह की माइनिंग पर एक ब्लैंकेट बैन प्रैक्टिकल नहीं है। उनका फोकस सस्टेनेबल माइनिंग पर है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग बनाने को कहा है और तब तक किसी भी नए माइनिंग लीज पर रोक लगा दी है। बट द डोर इज नाउ ओपन फॉर द फ्यूचर।
लेकिन सस्टेनेबल माइनिंग और डिस्ट्रक्शन के बीच की रेखा बहुत धुंधली है ना? क्या हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जो ये सुनिश्चित कर सके कि ये माइनिंग वाकई सस्टेनेबल होगी, खासकर जब हमारा पिछला रिकॉर्ड इतना खराब रहा है? यही सबसे बड़ा सवाल है जिस पर एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट्स और एक्सपर्ट्स चिंता जता रहे हैं। एनफोर्समेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। तो इस सब का मतलब क्या है? हम एक ऐसे पॉइंट पर खड़े हैं जहां एक लीगल डेफिनेशन पूरे नॉर्थ इंडिया के एनवायरनमेंट को हमेशा के लिए बदल सकती है। ये सिर्फ कुछ पहाड़ियों का सवाल नहीं है। हाँ, और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। एक तरफ डेवलपमेंट और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की जरूरत है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, और दूसरी तरफ एक पूरा इकोसिस्टम है जो लाखों लोगों को पानी देता है, हवा साफ करता है और क्लाइमेट को रेगुलेट करता है। सवाल ये है कि क्या हम एक नेचुरल बैरियर की इकोनॉमिक वैल्यू को कभी ठीक से कैलकुलेट कर सकते हैं? जब हम एक जीते जागते इकोसिस्टम को सिर्फ उसकी ऊंचाई मीटर्स में या उसके नीचे दबे मिनरल से तौलते हैं, तो हम आने वाली जनरेशन्स के लिए कौन सी हिडन कॉस्ट छोड़कर जा रहे हैं? राइट। ये सिर्फ पहाड़ बचाने की बात नहीं है। ये इस बात का फैसला है कि हम कैसा विकसित भारत बनाना चाहते हैं। एक जो शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन्स के लिए अपने नेचुरल एसेट्स को सैक्रिफाइस कर दे, या एक जो डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच एक सस्टेनेबल बैलेंस खोज सके।